प्रोडक्शन होगा दो नाम से, आधा टर्नओवर इस नाम से और आधा टर्नओवर उस नाम से। और आपको क्या लगता है कि आप मैनेज कर पाओगे इस तरह से कि आपने आधा टर्नओवर यहाँ कर दिया, आधा टर्नओवर वहाँ कर दिया, और विल यू बी एबल टू सेव द एक्साइज ड्यूटी? द आंसर इज नो। व्हाई द आंसर इज नो? बिकॉज इमीडिएटली एक्साइज इंस्पेक्टर विल कम टू योर ऑफिस एंड ही विल आस्क यू, सर इस कंपनी का मालिक कौन? आप बोलेंगे मैं। इस कंपनी का मालिक कौन? आप बोलेंगे मैं। और इंस्पेक्टर बोलेगा, सर दोनों कंपनी के मालिक आप हो, इसका मतलब फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द टोटल टर्नओवर वी विल नीड टू कंबाइन द टू टोटल टुगेदर एंड दैट इज मोर देन 1 करोड़ एंड दैट इज व्हाई यू पे एक्साइज ड्यूटी। अब आपको क्या लगता है कि वो बिजनेसमैन ईमानदारी से एक्साइज ड्यूटी पे करेगा? ऑफ कोर्स नॉट। वो इंस्पेक्टर को पूछेगा, भैया आपको क्या चाहिए? और इंस्पेक्टर क्या बोलेगा? इंस्पेक्टर बोलेगा कि साहब आप एक काम करो, हर महीने 10,000 रुपये का लिफाफा मेरे घर में भेजते जाओ, आप भी खुश रहो और मैं भी खुश रहूं, गवर्नमेंट को जो करना है वो करने दो। So what was happening in this country, friends, and that is what we must understand, that our government itself was promoting incompetency, inefficiency and corruption in this country. As a result of that, and you can imagine, अगर हमारी सरकार की इस तरह की पॉलिसी होगी तो हमारे देश में क्या होगा? Supply was controlled, demand was huge, and therefore country became a seller's market. Everything that you produce was sold like a hot cake. क्यों? क्योंकि 30 करोड़ की पॉपुलेशन है, सप्लाई आपने कंट्रोल कर दी। क्यों कंट्रोल कर दी? क्योंकि आपको इंडस्ट्रियलिस्ट से रिश्वत चाहिए। एंड दैट इज हाउ इंडिया बिकेम अ सेलर्स मार्केट। आपको किस्सा बताता हूँ कि किस तरह से हमारे देश में द वर्ल्ड प्रॉफिट was looked upon with contempt. I was reading a book by R.M. Lala. He has written a book on Tatas by the title Beyond the Blue Mountains. And there is a mention in that book कि J.R.D. Tata और पंडित जी they were in conversation together. तो J.R.D. Tata ने पंडित जी से कहा, पंडित जी आपके सारे PSUs लॉस कर रहे हैं, why don't you give all your PSUs to us? We will make them profitable. Pandit ji retorted. He said, Jay, never ever mention this word profit before me. Now this is how the word profit was looked upon in this country. Can you imagine? Sanjeev Bajaj, Ajim Premji, Ratan Tata, Sunil Bharti Mittal, Lakshmi Nivas Mittal, Bill Gates, वॉरेन बफेट, ये कल को अपने सारे टॉप एग्जीक्यूटिव्स को बुलाएं अपने ऑफिस में और उनको बोलें कि देखो भाइयों, अब तक आपने प्रॉफिट बनाया वो ठीक है, कल से प्रॉफिट आपको नहीं बनाना है। कैन यू इमेजिन दैट? But that is what unfortunately happened in this country. As a result of that, we became a seller's market. And what happens in case of a seller's market? In seller's market, you don't feel the need to innovate. क्यों नहीं? क्योंकि आपको मालूम है, घोड़ा बनाओ, गधा बनाओ, खच्चर बनाओ, सब कुछ बिकता है। बिकता ही नहीं है बल्कि प्रीमियम पे बिकता है। So would you do innovation? And we did not obviously do the innovation. How would happen? How would you treat a consumer in a seller's market? So a consumer का कस्टमर का मतलब क्या है? कस्टमर का मतलब है कष्ट से मर, यानी कि कस्टमर। मैंने प्रोडक्ट बेच दिया, चले तो तुम्हारा नसीब, नहीं चले तो तुम्हारा नसीब, मेरे पास में वापस आने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर का मतलब क्या है? कंज्यूमर का मतलब है कौन जा मर, वो कंज्यूमर। This is what would happen in a seller's market and leading to poor standards of service and products. Now, unfortunately, that is what was happening in this country. And let me give you a few examples of poor standards of service and goods that were produced in this country. हम सभी को मालूम है, there was a time in this country there used to be an airline called, there used to be a scooter called Vespa scooter. I am sure ये जनरेशन को शायद कुछ पता ना हो, लेकिन हम में से कुछ लोगों को पक्का बात मालूम है कि हिंदुस्तान में एक समय था कि जैसे ही कोई आदमी पिता बनता था तो सबसे पहला काम आपको मालूम वो क्या करता था? सबसे पहला काम वो करता था, बजाज ऑटो का शोरूम ढूंढता था और वहाँ पे जाके बजाज ऑटो का स्कूटर बुक करता था। अब आप सोचेंगे, वॉज इट कि हिंदुस्तान में ऐसा था कि आज़ादी के बाद जो बच्चे पैदा होते थे, पैदा होने से स्कूटर चलाना शुरू कर देते? वॉज इट सो? No, it was not so. Then why they would do it? They would do it because उनको मालूम था कि जब तक मेरा बेटा या बेटी 18 साल की होगी तब जाके मुझे स्कूटर की डिलीवरी मिलेगी।
So for a product scooter, you had to wait in this country for 18 years because of the policies that we pursued in this country. और ऐसा नहीं है कि आपको ऑफ द सेल्फ नहीं मिल सकता था, आपको ऑफ द सेल्फ भी मिलेगा, बस खाली ये है कि उसकी ऑफिशियल प्राइस है 8,000, आप 32,000 पे करो, 24,000 कैश में और 8,000 एंड देन यू विल गेट इट. Simple product of transportation, and you had to wait for 18 years in this country, and I'm sure sir you would agree with me. Am I saying correct actually? Sir, am I saying correct? Yes, sir. And that of course is right. There used to be an airline in this country called Indian Airline. Indian Airline, the service was so bad. The flights were never on time. Food was terrible. Air hostesses, I better not say anything. The quality of the service of Indian Airlines, Indian Airlines was so bad that उस जमाने में बोलते थे कि जब आपने एयर इंडिया की फ्लाइट बुक कर दी, मतलब बोर्ड कर दी, तो AI का मतलब था इन्फॉर्म अल्लाह. And then there was another airline called Indian Airlines, और उसका मतलब था already informed. There used to be airline called Vayudut. People would prefer to call it Yamdut. क्योंकि कभी उसका टायर नीचे तो कभी उसका डोर नीचे. And thankfully they closed that airline, and that was the service that we were getting in this country. There was a telephone. आज की जनरेशन बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती है कि हिंदुस्तान में एक समय था जब आपको टेलीफोन के लिए, सिंपल टेलीफोन के लिए 8-10 साल वेट करना पड़ता था. You had to wait for 8-10 years. और अगर आपको किसी से बाहर गांव बात करनी हो तो आपको ट्रंक कॉल बुक करना पड़ता था, और अगर आपको जल्दी बात करनी हो तो आपको लाइटनिंग कॉल बुक करनी पड़ती थी. तो जब मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि इसको लाइटनिंग कॉल क्यों कहते हैं. तो आज मुझे समझ में आया कि उसको लाइटनिंग कॉल क्यों कहते थे. उसको लाइटनिंग कॉल इसलिए कहते थे कि जब उसका बिल आता था तो आपको लगता था एज इफ यू हैव बीन हिट बाय लाइटनिंग. सो दैट वाज द काइंड ऑफ अ सिचुएशन इन द सर्विस दैट यू हैड इन दिस कंट्री. टेलीफोन. Indian Airways, Doordarshan. The quality of program was so good that people would prefer to call it Dur Se Darshan. Now this is what was happening in this country, and you can imagine, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी ऐसे प्रोडक्ट देगी और ऐसी सर्विस देगी तो उसकी इकोनॉमी को क्या होगा. उसकी इकोनॉमी को हुआ 1991 में. And what were the headlines? The headlines were India at the threshold of international bankruptcy. मई का महीना था, 1991 का साल था. चंद्रशेखर was the प्राइम मिनिस्टर एंड यशवंत सिन्हा was the फाइनेंस मिनिस्टर. एंड क्या थी हेडलाइंस कंट्री की हेडलाइंस थी इंडिया एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द बैंक्रप्सी. Why? Because the kind of policies that we pursued in the past led us to where? इंडिपेंडेंस के बाद 1991 तक हमने क्या कमाया एज अ कंट्री? हमने कमाई बैंक्रप्सी. But remember friends, one thing good about this country is number one, हिंदुस्तान अकेला पूरी दुनिया में ऐसा देश है जिसने कभी किसी के ऊपर हमला नहीं किया. और हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अकेला ऐसा देश है जिसने कभी घुटने नहीं टेके. Our forex reserves were just enough to take care of our imports of 11 days. हमारे पास बिल्कुल पैसा बचा नहीं था. हम दुनिया को बोलने वाले थे कि हम लोग बैंकरप्ट हैं, हमें माफ करो. But then we said no, let's not give in, let's not come on the knees, let us fight it out. तो हमने क्या किया, हम IMF के पास में गए और हमने IMF को बोला कि हमें मदद करो, हम प्रॉब्लम में हैं. IMF ने कहा हम आपकी मदद करेंगे, जरूर करेंगे, बिकॉज वो हमारा काम है. पर what help do you need from us? And we told that we want you to bail us out in this situation. IMF ने कहा ठीक है, हम आपको बेल आउट करेंगे, लेकिन क्या गारंटी है कि जो हम पैसा आपको देंगे हमको वापस मिलेगा. तो हमने कहा क्या चाहिए आपको. IMF ने कहा the only thing that we can trust in your case is your gold. And my friends, all of you must know this, 40 metric tons of gold was flown from India to London to be placed in favor of Bank of Japan. And against the security of that 40 metric tons of gold, यानी ये हवाई जहाज भर के उड़े हिंदुस्तान का गोल्ड लेके. And then I have said all right,
योर गोल्ड इज फाइन एज अ सिक्योरिटी, बट रिमेंबर वी आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ मनी लैंडिंग। तो हमने कहा भाई साहब अब क्या चाहिए आपको? तो IMF ने हमसे कहा कि देखिए